Okay, fine. Let's start. Okay. बेटा सैलरी का रिवीजन अपन ने स्टार्ट किया था. सैलरी बेसिकली वी हैव salary is taxable only if the relationship between payer and payee is that of employer and employee. Salary is taxable on due or receive basis, whichever is earlier. Always remember due or receive दोनों next month होएगा, then it is a problem, otherwise there is no problem. Salary chapter तीन पार्ट में divided है. SAP, income by way of salary, income by way of allowances and taxable value of perquisite. सैलरी में वी हैव बाव सैलरी करके मैंने बुलाएगा. बी मतलब बेसिक सैलरी, बी मतलब बोनस एंड कमीशन, ए मतलब एडवांस, ए मतलब अरियर्स और वी मतलब वॉलेंट्री पेमेंट. बेसिक सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल, ग्रॉस पे नेट है तो ग्रॉस अप करना पड़ेगा. बोनस टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. एडवांस अरियर्स टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. अर्लियर सेम है. वॉलेंट्री पेमेंट टैक्सेबल, बट डेथ पे अगर फैमिली मेंबर को मिल रहा है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है. ओके. देन वी डिड अलावेंसेस. चार पार्ट में डिवाइडेड है. ही, टीसी उधर, टू सीए, एनी अदर. ही में एच मतलब हाउस रेंट अलावेंसेस, ई मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंसेस. हाउस रेंट अलावेंसेस बेटा पहले क्या होएगा, रेंट पेड है तो डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. रेंट अगर 4 मंथ्स के लिए पेड है तो एग्जेम्पशन सिर्फ 4 मंथ्स के लिए मिलेगा. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 50 और 40% ऑफ सैलरी. 50% for government employee, 40% for, sorry, 50% for Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, 40% for other cities. And rent paid minus 10% of salary, whichever is lower. Salary means basic salary plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पहले पैसा आने वाला है, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी इनकम में ऐड करना है, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी इनकम में ऐड करना है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर उसका डिडक्शन ले सकता है, नॉन गवर्नमेंट नहीं ले सकता है. मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकता है? आर यू गाइस देयर विद मी? मैक्सिमम ले सकता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्स 5,000 और 1/5 या तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लोअर. देन टीसी उधर ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली हेल्पर, रिसर्च एग्जेम्प्ट है, जितना स्पेंड किया उतना ऑफिस पर्पज के लिए. 2 CA में ट्राइबल एरिया का 200 रुपीज है, अंडरग्राउंड का 800 रुपीज पर मंथ है, हाई ऑल्टीट्यूड का 1060 और 1600 पर मंथ है. बेटा आंसर बोलना. चाइल्ड एजुकेशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड. चाइल्ड हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्स 2 चिल्ड्रन. ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है तो 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर. एंड ऑल अदर अलाउंसेस, एमपी, एमएलए, फॉरेन अलाउंसेस को छोड़ के आर फुल्ली टैक्सेबल. देन वी डिड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी पोस्ट रिटायरमेंट. सो बेटा पोस्ट रिटायरमेंट जो सैलरी आपको मिल रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट सैलरी में अपन ने क्या पढ़ा था? वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट, सॉरी, वी डिड 3 पॉइंट. पेंशन, वी डिड ग्रेचुटी एंड वी डिड लीव सैलरी. 3 पॉइंट पढ़ा था. पेंशन में पर मंथ पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए. लमसम पेंशन गवर्नमेंट को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा है तो 1/3 और हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देन लीव सैलरी, पहले लीव अलाउड होना चाहिए, फिर उसमें से लीव अवेल्ड माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसका आपको एनकैशमेंट अगर बिफोर रिटायरमेंट मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल. आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट में एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 25 lakhs, 10 into average monthly salary, leave credit into average monthly salary, whichever is lower. Gratuity received before retirement fully taxable, after retirement government employee fully exempt, नॉन गवर्नमेंट में कवर्ड बाय पोगा, नॉट कवर्ड बाय पोगा. एक्चुअल अमाउंट दोनों में सेम है, 20 लाख दोनों में सेम है. यहाँ पे 15/26, यहाँ पे हाफ है. यहाँ पे लास्ट मंथ सैलरी है, यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी है. एंड नंबर ऑफ ईयर्स में पोगा में फ्रैक्शन लेना है, नॉट कवर्ड बाय पोगा में नहीं लेना है. आई होप इतना याद है. यस और नो प्लीज कमेंट.
मेरे को यस और नो नहीं आ रहा है। ओके बेटा, डीए इन टर्म्स का मतलब है जो डीए आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में भी काम आ रहा है। सो अगर मेरे को कंपनी ने बोला है कि सर रिटायरमेंट के बाद हम लोग आपको ग्रेचुटी पेंशन ये सब देंगे, तो मैंने बोला सर कितना दोगे, बोलोगे, बोलता है कि सर बेसिक सैलरी और डीए का जो भी टोटल होएगा उसका से 30% देंगे। तो जो डीए रिटायरमेंट के बाद भी आपको मिलने वाला है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काउंट होने वाला है उसको अपन बोलते हैं डीए इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स। ओके, आंसर बोला ना। नेक्स्ट पार्ट इज परक्यूजिट्स एंड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में पढ़ाऊंगा, परक्यूजिट्स में पढ़ाऊंगा। एकदम सिंपल है बेटा, गोल्डन रूल ऑफ परक्यूजिट इज ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई आपको परक्यूजिट में रेवेन्यू बेनिफिट्स मिल रहा है या कैपिटल बेनिफिट्स मिल रहा है। रेवेन्यू मतलब आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपनी ने पे किया, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कंपनी ने पे किया, आपके घर के गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दे रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर है वो अपने लिए टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। सो मेरे घर पे जो सर्वेंट काम कर रहा है उसका 10,000 का सैलरी कंपनी ने पे किया, तो माई बेनिफिट इज 10,000 माइनस अगर मेरे से कंपनी ने कुछ रिकवर किया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बोला था कि सर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अकाउंटेंट को दे देना, अकाउंटेंट आपको पूरा पैसा रिटर्न कर देगा। तो मैंने अकाउंटेंट को इलेक्ट्रिसिटी का बिल किया, पहले मंथ में 10,000 आया, दूसरे मंथ में 15 आया, तीसरे मंथ में 20 आया। फिर पूरे साल में ना कंपनी ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट किया से 2,20,000 का। बट फिर कंपनी ने मुझे बुलाया, बोला कि सर हम लोग का बजट 2 लाख था, आपने 20,000 एक्स्ट्रा स्पेंड किया, तो हम लोग वो आपके सैलरी में से माइनस करेंगे। सो एक्चुअल कॉस्ट वॉज 2,20,000, रिकवरी वॉज 20, तो बैलेंस जो 2 लाख बचा दैट वुड बी टैक्सेबल। सो अगर परक्यूजिट में आपको रेवेन्यू बेनिफिट्स मिल रहा है तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट है माइनस रिकवरी है दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। और अगर कंपनी से आपको कैपिटल बेनिफिट मिल रहा है, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, मतलब आपको कंपनी ने रहने के लिए घर दिया, मूवेबल एसेट्स दिए, तो इन दैट केस ऑलवेज ट्राई टू क्लासिफाई वेदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है। अगर कंपनी ने अपना ओन्ड प्रॉपर्टी आपको दिया है तो नॉर्मली डेप्रीशिएशन वैल्यू बन जाता है विच इज 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और रेंटेड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो मेरे घर पे जो 3 एसी है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया, और एम्प्लॉयर ने बेटा रेंटेड एसी प्रोवाइड किया जिसका रेंट उन लोग 1 लाख पे कर रहे हैं। तो उन लोग ने अगर 1 लाख रेंट पे किया तो मेरा बेनिफिट विल बी 1 लाख, टैक्सेबल वैल्यू विल बिकम 1 लाख। बट अगर कंपनी 5 लाख का ओन्ड एसी मुझे यूज करने को दे रहा है तो इन दैट केस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मतलब टैक्सेबल वैल्यू विल बी ओनली 50,000। रेवेन्यू एक्सपेंस है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिकवरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर डेप्रीशिएशन है, एंड डेप्रीशिएशन ऑलवेज अज्यूम 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो वॉट एवर इज द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। रिकवरी कोई भी परक्यूजिट में एक्सेप्ट फॉर वन हमेशा माइनस होएगा। सो अगर मेरे बिहाफ पे कंपनी ने खर्चा किया और वो खर्चे में से कुछ रिकवर किया तो रिकवरी आपके इनकम में से माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ परक्यूजिट देता है। बेटा सबसे पहला परक्यूजिट है, कंपनी ने आपको मूवेबल एसेट दिया। सो कंपनी ने मेरे को घर के लिए, घर पे यूज करने के लिए लैपटॉप कंप्यूटर दिया या एसी टीवी फ्रिज दिया। अगर लैपटॉप कंप्यूटर दिया तो इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट वो ऑफिशियल यूज के लिए दिया है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो बोलेगा लैपटॉप वॉज पार्टली यूज फॉर ऑफिस, पार्टली यूज फॉर पर्सनल, लैपटॉप वॉज यूज फॉर पर्सनल, वॉट एवर इज गिवन टैक्सेबल वैल्यू इज 0। सो लैपटॉप एंड कंप्यूटर आर ऑलवेज डीम टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ दे भी दिया तो भी इग्नोर करना, बराबर है। बट अगर बाकी कोई भी मूवेबल एसेट, घर का एसी टीवी फ्रिज ये सब आपको यूज करने के लिए दिया है तो सेम गोल्डन रूल है पूरे परक्यूजिट का, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट आएगा, और अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी द टैक्सेबल वैल्यू, माइनस रिकवरी ऑलवेज होएगा, बराबर है। ओके, अगर मूवेबल एसेट कंपनी ने यूज करने के लिए दिया है
लैपटॉप कंप्यूटर का वैल्यू इज 0 अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर। अगर एसेट्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। बट अगर कंपनी ने मुझे एसेट बेच दिया, तो सपोज कंपनी ने मुझे ब्रांड न्यू 50 लाख रुपीस का कार मुझे दे दिया और बोला सर इसका ओनरशिप आज से आपके पास है। मैंने बोला सर ये 50 लाख की कार ब्रांड न्यू है, आपने यूज किया है। कंपनी बोलता है सर ब्रांड न्यू कार है, आज ही शोरूम से खरीदी, आपके घर पे डिलीवर करेंगे। मैंने बोला सर मुझे इसके लिए कोई पैसा देना है, बोलते हैं नहीं सर आप रखो बस। तो बेटा मुझे 50 लाख रुपए की कार फ्री में मिली है, तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू विल बी 50 लाख। मेरे को कंपनी ने बोला कि सर 50 लाख रुपए की कार है, बट हम लोग आपसे एक नॉमिनल टोकन 5 लाख रुपया लेंगे और कार आपकी हो गई। तो बेटा 50 लाख रुपए की कार मुझे 5 लाख रुपीज में मिली, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 45 लाख। मेरे को कंपनी ने बोला सर 50 लाख रुपए की कार है, हम लोग बेच रहे। तो कंपनी ने क्या किया, पहले 3 साल कार यूज किया, 3 साल के बाद उसने बोला कि सर हम लोग एसेट बेच रहे हैं, आपको चाहिए तो लेके जाओ, हम लोग 20,000 रुपए में दे देंगे। सो 50 लाख रुपीस की कार कंपनी ने यूज करने के बाद मुझे दिया। पहले 2 केस में ब्रांड न्यू दिया था, तो 50 लाख का कार फ्री में मिला, पूरा 50 लाख टैक्सेबल। 50 लाख का कार 5 लाख में मिला, 45 लाख टैक्सेबल। एंड अगर 50 लाख का कार कंपनी ने यूज करके आपको दिया है, कंपनी ने यूज करके आपको दिया है, तो उसका डेप्रीशिएशन माइनस होएगा। कितना डेप्रीशिएशन माइनस होएगा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% WDV बेसिस, मोटर कार में 20% WDV बेसिस, और बाकी सारे में 10% ऑन SLM बेसिस। तो मुझे कंपनी ने कार यूज करके दिया, तो 50 लाख की कार है, कंपनी ने 3 इयर्स यूज किया, तो 3 इयर्स तक 20% डिप्रिशिएट होएगा WDV मेथड पे। सपोज आंसर आता है कुछ भी मैं रैंडम अमाउंट लिख रहा हूं 20 लाख। सो आज ये कार का वैल्यू 20 लाख है, कंपनी ने मुझे 5 लाख में दिया, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 15 लाख। टैक्सेबल वैल्यू विल बी 15 लाख। सो इफ ब्रांड न्यू एसेट दिया तो कॉस्ट माइनस रिकवरी, बट अगर यूज करके एसेट दिया तो कॉस्ट माइनस नॉर्मल वेयर एंड टेयर माइनस रिकवरी। सर नॉर्मल वेयर एंड टेयर कितना लेना है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% ऑन WDV बेसिस, मोटर कार में 20% ऑन WDV बेसिस, एंड बाकी सारे एसेट में 10% ऑन SLM बेसिस। ऑलवेज रिमेंबर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो कंप्यूटर एंड ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल रही है। घर का AC TV फ्रिज फर्नीचर मिला तो जाएगा 10% ऑन SLM बेसिस, 10% ऑन SLM बेसिस। सो प्लीज रिमेंबर इट इज ऑलवेज हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज नहीं होएगा, 10% में जाएगा। एंड अगर 3 इयर्स 7 मंथ यूज करके कंप्यूटर मेरे को मिला है, तो बेटा डेप्रिसिएशन विल बी फॉर 3 इयर्स ओनली। आर यू गाइस देयर विद मी? बराबर है। सो मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया, कंप्यूटर इज 0, लैपटॉप इज 0, अदरवाइज 10% और रेंट पेड। सेल किया तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नॉर्मल वेयर एंड टेयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। प्लीज रिमेंबर डेप्रिशिएशन फ्रैक्शन ईयर के लिए नहीं लेना है। नेक्स्ट इन लाइन परक्यूजिट इज मेडिकल फैसिलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिकल अलावेंसेज अलग है, मेडिकल फैसिलिटी अलग है। अलावेंसेज मतलब आपको फिक्स सम मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मतलब मेरे को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और जो हॉस्पिटल का बिल है कंपनी ने पे कर दिया। सो मेडिकल फैसिलिटी 4 फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर के, टाटा के एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो रहा है। अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और वो हॉस्पिटल वाला बोलता है सर ये ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में होता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल देगा कि आप ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लो। सो अगर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, या 3A डिजीज के लिए अगर ट्रीटमेंट का खर्चा कंपनी ने दिया है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। So medical facility in employer hospital, in government hospital, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, या 3A की डिजीज के लिए अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है तो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। रेस्ट ऑल मेडिकल परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल, रेस्ट ऑल मेडिकल परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल। बराबर है। सो एग्जाम में बोला है प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट करवाया, एग्जाम में बोला है कि सपोज
XYZ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, कॉस्ट इज बोर्न बाय द कंपनी, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो 3 खर्चा हो सकता है। आप यहां से जाओगे, ट्रैवलिंग का खर्चा, वहां पे रुकोगे, अकोमोडेशन का खर्चा एंड ट्रीटमेंट का खर्चा। पहले तो याद रखना, ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन अगर एग्जेम्प्ट है तो 2 लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, एक जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है वो, और एक उसके साथ जो अटेंडेंट जा रहा है वो। सो अगर मैं बीमार हूं, मेरा बॉस मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा आउटसाइड इंडिया का पे कर रहा है, और मैं अपने साथ सपोज मेरे एक कंपनी को लेके गया, तो सपोज मैं अपने डैड को साथ लेके गया, या मैं अपनी बीवी को लेके गया, या मैं अपने बच्चे को लेके गया। सो बेटा वो अच्छा, इट कैन बी फ्रेंड ऑल्सो, किसी को भी, 1 अटेंडेंट को लेके जाओ तो 1 अटेंडेंट का जो कॉस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट होएगा। एग्जेम्प्ट कितना होएगा? ट्रीटमेंट जितना आरबीआई ने अलाउ किया उतना, दैट इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। अकोमोडेशन जितना आरबीआई ने स्पेसिफाइड किया उतना एग्जेम्प्ट होएगा, बट बाकी जो भी ट्रैवलिंग पे खर्चा है वो एग्जेम्प्ट तभी होएगा जब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अप टू ₹2 लाख। तो सिंपल लैंग्वेज में रट्टा मारने के लिए बोल रहा हूं, एम्प्लॉय गरीब होएगा तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं है। Accommodation treatment always exempt to the extent specified by the RBI. Traveling is exempt fully अगर सैलरी 2 लाख के नीचे है, सैलरी 2 लाख के ऊपर है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। सर अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी ने पे किया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है तो एम्प्लॉय को 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेरस कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और इसका डिडक्शन एम्प्लॉय को 80C में मिल जाएगा। सो LIC का डिडक्शन मिलता है बट टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल होता है, और मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है और टैक्सेबल भी नहीं होता है। इतना पॉइंट समझा? इतना पॉइंट समझा? ओके बेटा, मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा अगर मेरे स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा दिया है तो भी एग्जेम्प्ट है, तो भी एग्जेम्प्ट है। बराबर है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अगर एम्प्लॉयर से कोई भी पैसा मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। फाइन। नेक्स्ट परक्यूजिट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। कंपनी बोलता है कि नीरज पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम के आ, पैसा हम लोग बेयर करेंगे। बट बेटा इसमें 2 रूल याद रखना है। पहले तो जो एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा, मतलब कंपनी ने मेरे ट्रैवलिंग का, अकोमोडेशन का, दोनों का बिल पे किया, ट्रैवलिंग का 5 लाख, अकोमोडेशन का 2 लाख। सो बेटा 2 लाख विल बी फुल्ली टैक्सेबल। एग्जेम्पशन मिलने भी वाला है तो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए मिलेगा, अकोमोडेशन के लिए नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट रूल इज लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट है ओनली इफ it is traveling expenses, hotel expenditure will be fully taxable. Second golden rule is beta, it is exemption is available for maximum 2 journey in the block of 4 calendar year. तो अगर मैंने कंपनी जुलाई 20 में ज्वाइन किया था तो 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल के ब्लॉक में मैं मैक्सिमम 2 जर्नी का एग्जेम्पशन ले सकता हूं। तो कंपनी ने मेरे को 4 साल घूमने के लिए पैसा दिया, हाइपोथेटिकली अज्यूम करो 4 साल 2-2 लाख रुपया मिला, तो एग्जेम्पशन मिलेगा बट मैक्सिमम 2 जर्नी के लिए मिलेगा। अब मैंने पूछा कि गवर्नमेंट एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो गवर्नमेंट बोलता है मैक्सिमम एग्जेम्पशन है अगर एयर से जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास फेयर। तो बेटा मैं मुंबई से दिल्ली घूमने के लिए गया, कंपनी ने मेरे ट्रैवलिंग का खर्चा बेयर किया, और मुंबई से दिल्ली ट्रैवलिंग का जो खर्चा है कंपनी ने बिजनेस क्लास में भेजा 3 लाख रुपए का टिकट से, बट इकोनॉमिक टिकट फेयर है सपोज 1 लाख। सो कंपनी ने 3 लाख का एक्सपेंस किया है, इकोनॉमी का फेयर है 1 लाख, तो एग्जेम्पशन इज ओनली 1 लाख, 2 लाख विल बी टैक्सेबल, 2 लाख विल बी टैक्सेबल। सिमिलरली अगर आपने जर्नी परफॉर्म किया है रेल से, तो रेल का जो भी फर्स्ट क्लास और एसी कोच का खर्चा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो रेल में बेसिकली सभी एग्जेम्प्ट है बिकॉज फर्स्ट क्लास से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। सो एयर इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमी फेयर, रेल इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रेल फेयर दैट इज फर्स्ट क्लास और एसी कोच। मुंबई से गोवा जाने के लिए इकोनॉमी एयर फेयर था 5000, कंपनी ने मुझे 5000 दिया, फुल्ली एग्जेम्प्ट।
मुंबई से गोवा जाने के लिए इकोनॉमी क्लास था 5,000 का, मैं बिजनेस क्लास में गया 50,000 में, तो 5,000 विल बी एग्जेम्प्ट, 45 विल बी टैक्सेबल। बेटा मुंबई से गोवा ट्रेन का टिकट है 1300 का, कंपनी ने 1300 बेयर किया, फुल्ली एग्जेम्प्ट। वापस से बोल रहा हूं, मुंबई से गोवा जाने के लिए रेल का फेयर 1300 रुपया है, मैं क्रूज शिप में गया और मैंने 7,500 का टिकट खरीदा, मैं अपना कार ड्राइव करके गया, मैंने कैब हायर लिया और उसका बिल आया 10,000 रुपीज। तो अगर इंडिया में आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप अदर देन रेल ट्रैवल कर रहे हो, सो बेटा क्रूज का टिकट था 7,500 का, एग्जेम्पशन विल बी ओनली 1,300। सर 1,300 कहां से आया? इट विल बी डीम दैट अगर आप रेल से जाके तो कितना एग्जेम्पशन मिलता, और मैक्स एग्जेम्पशन उतना मिल जाएगा। सो रेल मुंबई टू गोवा का फेयर इज फर्स्ट क्लास का 1,300, मैं क्रूज से गया 7,500 पे करके, तो आउट ऑफ 7,500 1,300 विल बी एग्जेम्प्ट, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। सो इफ रेल इज अवेलेबल, बट अगर आपने रेल फैसिलिटी यूज नहीं किया, फिर भी एग्जेम्पशन रेल जितना मिलेगा। अच्छा बेटा लद्दाख साइड आप जाओगे, नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, तो लद्दाख से आप अगर अंदर अंदर जाओगे कारगिल वारगिल में, तो बेटा वहां पे आपको ट्रेन मिलता ही नहीं है। तो अगर ट्रेन नहीं मिलता है तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? उधर का जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास का फेयर है। सो मैं बाइक पे गया, पेट्रोल का पैसा कंपनी ने पे किया, बट अगर मैं बस लेके जाता फेयर वुड हैव बीन 700, तो एग्जेम्पशन विल बी ओनली 700। सो अगर आप पहले तो याद रखना, मैक्सिमम 2 जर्नी के लिए एग्जेम्पशन है फॉर द ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स कैलेंडर ईयर्स। सेकेंडली एग्जेम्पशन ट्रैवलिंग के लिए, होटल अकोमोडेशन वो सब के लिए नहीं है। थर्डली अगर एयर से परफॉर्म किया तो मैक्स एग्जेम्पशन इज इकोनॉमी क्लास, रेल से गया तो फर्स्ट क्लास, अदर मोड से गया क्रूज, प्राइवेट का, टैक्सी से, तो रेल में जितना एग्जेम्पशन है उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। रेल अवेलेबल नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास से कंपैरिजन होएगा। एग्जेम्पशन सर मैं अकेले, सपोज मैं मुंबई से गोवा अपना बीवी और बच्चों के साथ गया, तो एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल फॉर assessee himself plus spouse plus maximum 2 children, plus maximum 2 children. So traveling assessee प्लस स्पाउस प्लस मैक्स 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन में बेटा ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, तो रिवाइज फटाक से करा रहा हूं। अगर आपके दो में से फर्स्ट चाइल्ड ट्विंस है, तो अगर फर्स्ट चाइल्ड ट्विंस है तो उसको 2 काउंट करेंगे, बराबर है, फर्स्ट चाइल्ड ट्विंस है तो 2 काउंट करेंगे। बट अगर फर्स्ट चाइल्ड सिंगल था और सेकेंड चाइल्ड ट्विंस है तो उन लोग को एक ही काउंट करेंगे, दैट इज टोटल 2 हो गया। इतना समझेगा? फाइन बेटा, इफ फर्स्ट चाइल्ड ट्विंस है, तो पहला चाइल्ड जब ट्विंस था तो आपको मालूम है ना 2 चाइल्ड आ गया, तो इट विल बी काउंटेड एज 2। बट फर्स्ट चाइल्ड सिंगल था, सेकेंड चाइल्ड ट्विन है, तो फर्स्ट चाइल्ड तो सिंगल ही था तो वो 1 हो गया, और सेकेंड जो 2 बॉर्न हुए उन लोग को 1 काउंट करेंगे, मतलब तीनों बच्चों का एग्जम्पशन ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप इज इसॉप। प्लीज आंसर देते रहना, एकदम इजी है बेटा। मैंने कंपनी ज्वाइन किया इन्फोसिस, इन्फोसिस बोलता है कि सर 5 साल अगर आप कंपनी में काम करोगे तो हम लोग आपको 500 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर दे देंगे। सो मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया, आज 5 साल तक अगर मैं इन्फोसिस में रहता हूं तो 500 के रेट पे प्री डिटरमाइंड मेरे को कंपनी शेयर देगा। मैंने 5 साल कंप्लीट किया, जब मैंने 5 साल कंप्लीट किया तो कंपनी को बोला सर 5 ईयर से मेरे को 1000 शेयर दे दो। इस दिन पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चल रहा था 2000, बराबर है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। तो बेटा जब डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन पे 2000 का मार्केट वैल्यू था शेयर था, बट बिकॉज आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको 500 में शेयर्स मिल गया, तो 2000 का शेयर आपको 500 में मिला, तो आपको 1500 का फायदा हुआ। सो 1500 विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। सो मैं अगर मार्केट से जाके शेयर लेता तो 2000 में मिलता, बट कंपनी ने मुझे सेम शेयर्स 500 में अलॉट किया है, सो 1500 का मुझे गेन हो गया, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी। फिर बेटा ये 2000 का शेयर मैंने अल्टीमेटली बेच दिया फॉर 3000 रुपीज,
सो 2000 माइनस 3000 जो भी डिफरेंस है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बेसिस पे इंडेक्सेशन मिल सकता है। सो जब मैं ईसॉप एक्सरसाइज करूंगा वो वाले ईयर में सैलरी में परक्यूजिट में जाएगा, और जब मैं ईसॉप बेचूंगा वो वाले साल में जो फेयर मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है वो कैपिटल गेन्स में जाएगा। सो ईसॉप का ऑलवेज देयर इज टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नंबर वन, जो ईयर में एक्सरसाइज करोगे फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द एक्सरसाइज प्राइस, इट टैक्सेबल अंडर सैलरी। और जो ईयर में बेचोगे वो ईयर में टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स। टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स बराबर है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन लेना है, बराबर है। ओके बेटा, सिंपल सिंपल परक्यूजिट रट्टा नहीं मारना है, क्लिक हो जाना चाहिए एग्जाम में, बराबर है। ईसॉप तो एकदम इजी है, क्लिक होएगा। 2000 का शेयर 500 में मिला तो परक्यूजिट में चला गया। फिर बाद में लीव ट्रैवल आपको क्लिक होएगा 100%। एयर है तो फर्स्ट क्लास होएगा, एयर है तो इकोनॉमिक क्लास होएगा, रेल है तो फर्स्ट क्लास होएगा, एंड सो ऑन। फिर क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज ऑलवेज टैक्सेबल। सिर्फ इंडिया के बाहर जितना आरबीआई ने अप्रूवल दिया उतना एग्जेम्प्ट है, और अगर इंडिया में एम्प्लॉयर गवर्नमेंट रूल 3A वाली डिजीज है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बराबर है। पहले अपन ने पढ़ा था मेडिकल अलावेंसेस। मेडिकल अलावेंसेस मतलब आपका बच्चा है नहीं है, बच्चे का फीस 10,000 है 2,000 है, आपको फिक्स पेमेंट मिलने वाला है। तो एजुकेशन अलावेंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम था। बेटा एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब है कि आपके बच्चों का या फैमिली मेंबर का जो स्कूल का फीस है वो कंपनी पे कर रहा है। तो जो भी फीस कंपनी पे करेगा दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो मेरे बच्चे का प्राइवेट स्कूल का फीस है 10,000, कंपनी ने 10,000 रीइंबर्स किया, 10,000 टैक्सेबल। मेरी वाइफ पढ़ रही है, सपोज उसके स्कूल का फीस है 20,000, मेरे वाइफ के फीस अगर कंपनी ने रीइंबर्स किया 20,000 विल बी फुल्ली टैक्सेबल। सो अगर आपके चिल्ड्रन या आपके फैमिली मेंबर के एजुकेशन का पैसा कंपनी बेयर कर रही है तो जितना कंपनी ने पैसा दिया उतना टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर यही एजुकेशन कंपनी ने अपने खुद के स्कूल में प्रोवाइड किया है तो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या तो अरेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो रिलायंस ने क्या किया है, रिलायंस के ऑफिस के जस्ट बाजू में सपोज एक स्कूल है, रिलायंस ने स्कूल को बोला है कि सर 50 सीट हर डिवीजन में मेरे एम्प्लॉय के बच्चों के लिए रिजर्व रखना। तो बेटा वो अगर वो 50 सीट रिजर्व रखा है तो दोज इंस्टीट्यूट इज अरेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो रिलायंस के स्कूल में रिलायंस के बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट इज इन एन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। रिलायंस ने जो स्कूल में टाइप किया है उसमें अगर आपके बच्चे फैमिली मेंबर पढ़ रहे हैं तो दैट इज अरेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर। एकदम सिंपल है, एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा हूं या एम्प्लॉयर ने जो अरेंज किया है वो स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो मेरे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 1,000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 3 4 जो भी होएगा सब एग्जेम्प्ट है। बट अगर मेरे फैमिली मेंबर उसमें पढ़ रहे हैं, कोई भी, इट कैन बी एनी फैमिली मेंबर, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, बराबर है। वापस से बोलता हूं, रिलायंस की स्कूल में बेटा रिलायंस के एम्प्लॉय भी पढ़ते हैं और दूसरे एम्प्लॉय भी पढ़ते हैं, सॉरी, रिलायंस के एम्प्लॉय के बच्चे भी पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो रिलायंस के स्कूल में जो दूसरे बच्चे पढ़ने आते हैं उससे रिलायंस 5,000 रुपया फीस ले रहा है और एम्प्लॉय के बच्चे को फ्री में पढ़ा रहा है। तो बेटा एम्प्लॉय के बच्चों का जो टैक्सेबल वैल्यू होएगा वो होएगा 5,000 माइनस 1,000, 4,000, बराबर है। वी आर अज्यूमिंग 5,000 पर मंथ आपका स्कूल फीस है। वापस से बोल रहा हूं, रिलायंस के स्कूल में 50 एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और 250 बाहर वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बाहर वाले स्टूडेंट से 5,000 लिया तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू 5,000 बन जाएगा, माइनस 1,000 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलता रहेगा। बट अगर बेटा रिलायंस ने जो दूसरी स्कूल के साथ टाइप किया है वो स्कूल को अगर रिलायंस 6,000 फीस भर रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 6,000। बट अगर यहां पे मेरे फैमिली मेंबर पढ़ने गए तो फुल 5,000 विल बी टैक्सेबल। चिल्ड्रन जब पढ़ने गए थे तो 5,000 माइनस 1,000 का एग्जेम्पशन था, फैमिली मेंबर के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इज दैट मच क्लियर? इज दैट मच क्लियर?
बोलो बेटा फटाफट आंसर दो ना, एक्टिव रह के, यस और नो तो बोलना है। ओके फाइन। फिर परक्यूजिट में अगर आपके घर के डोमेस्टिक सर्वेंट का पैसा कंपनी ने दिया, आपके घर के गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कंपनी ने दिया, तो बेटा अपना गोल्डन रूल, एक्सपेंस बाय द एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, माइनस रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। सो मेरे घर के सर्वेंट का सैलरी 50,000 कंपनी ने पे किया, तो 50,000 विल बी फुल्ली टैक्सेबल, बट अगर मेरे से 10,000 रिकवर किया तो 40,000 विल बी टैक्सेबल। कंपनी ने मेरे को लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पे, इंपॉर्टेंट है। सो अगर मेरे को होम लोन चाहिए था, कंपनी ने बोला सर कहां से लोगे, मैंने बोला सर आईडीएफसी बैंक से लूंगा, मैंने बोला सर आईसीआईसीआई बैंक से लूंगा, तो कंपनी बोलता है सर हम लोग से इंटरेस्ट लोन ले लो, हम लोग सिर्फ 1% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो अगर मैं मार्केट से इंटरेस्ट लोन लेता तो मेरे को इंटरेस्ट कितना आता, तो गवर्नमेंट बोलता है हर एक बैंक का अलग अलग रेट होता है, तो ऑलवेज कंपेयर द रेट फ्रॉम एसबीआई एट द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो बेटा 1 अप्रैल 23 को अगर एसबीआई ने होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% बोला है, बॉस ने 1% चार्ज किया है, तो 8% का मेरा बेनिफिट हो गया। अगर लोन 10 लाख का लिया तो 8,000 या 80,000 जो भी है, दैट विल बी माई टैक्सेबल वैल्यू। सो टैक्सेबल वैल्यू विल बी हाउ मच, एस taxable value will be how much, SBI lending rate on the first day of the previous year minus the rate charged by the employer multiplied by the amount outstanding। अच्छा सर, जो एम्प्लॉयर से लोन लिया है वो तो एवरी मंथ के सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है, तो अगर एवरी मंथ के सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है तो एवरी मंथ का बैलेंस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एवरी मंथ का बैलेंस चेंज हो रहा है, तो आपको मंथली कैलकुलेट करना पड़ेगा और बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ देखना है। बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ नहीं देखना है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ देखना है। सो अगर कंपनी से लोन लिया है 0% पे, एसबीआई वो लोन 12% पे दे रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 12% मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और अगर रिकवरी कुछ है तो ऑब्वियसली माइनस होएगा, बट इफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लोन इज 20,000, मैंने कंपनी को बोला सर 20,000 रुपया दो टीवी खरीदने का है, लोन पे बाद में रीपे कर दूंगा, तो दैट 20,000 विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। या रूल 3A की बीमारी के लिए अगर आपने लोन लिया है तो दैट लोन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, दैट लोन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? Yes. Okay, fine. So, sorry. In case of interest free loan, की पॉइंट इज एसबीआई के 1 अप्रैल के रेट से कंपेयर करना है एंड लास्ट डे ऑफ ईच मंथ का बैलेंस लेना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर लोन रीपे हुआ ही नहीं तो आंसर एकदम सिंपल है, पूरे ईयर के अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, रीपे हुआ तो मंथ का एंड का बैलेंस देखना है। 20,000 तक का लोन नॉट टैक्सेबल एट ऑल, कोई भी पर्पस के लिए लिया हो, बराबर है। बट अगर 3A के डिजीज के लिए लोन लिया तो कितना भी अमाउंट हो सब एग्जेम्प्ट है। ओके, लंच रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी, बेटा टी एंड स्नैक्स दिया है तो ऑफिस आवर में चाय समोसा बिस्किट कुछ दिया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, टी एंड स्नैक फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ऑफशोर या रिमोट लोकेशन पे आपको दिया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सो अगर सपोज मैं कोई कंपनी का वो क्या बोलते हैं, कोई मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो साइट पे मैं एज एन ऑब्जर्वर जा रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे जा रहा हूँ तो उधर जो खाना दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो रिमोट लोकेशन ऑफशोर लोकेशन पे मील दिया है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, टी एंड स्नैक्स दिया है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ऑल अदर केसेस अप टू 50 रुपीज पर डे पर मील एग्जेम्प्ट है, बियॉन्ड दैट विल बी टैक्सेबल, बियॉन्ड दैट विल बी टैक्सेबल, बराबर है। तो 70 रुपीज का मील अगर कंपनी ने दिया है 50 एग्जेम्प्ट है, 20 विल बी टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर से आपको गिफ्ट मिल रहा है तो बेटा प्लीज याद रखना 90% को तो ये याद ही नहीं रहेगा, बेटा गिफ्ट अगर मनी में मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, मनी इज फुल्ली टैक्सेबल, मनी एंड मनी इक्विवेलेंट। बट अगर आपको गिफ्ट काइंड में मिल रहा है, काइंड मतलब घड़ी दिया, शर्ट पैंट दिया, एग्जांपल जो दिवाली पे मिलता है नॉर्मली कंपनी के एम्प्लॉय को, तो घड़ी हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, नॉट डेप्रिशिएबल एसेट बेसिकली, देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 5,000 पर एनम। नाउ इसमें डिबेट है, कोई बोलता है 6,000 है तो पूरा 6,000 पे टैक्स आएगा, कोई बोलता है 6,000 में से 5,000 एग्जेम्प्ट है 1,000 पे टैक्स आएगा।
तो डिबेट है, आप एग्जाम में कोई भी नोट लिखो आपको फुल मार्क्स देगा. सो गिफ्ट अगर मनी में मिला फुल्ली टैक्सेबल है. गिफ्ट अगर काइंड में मिला, म्यूजिक सिस्टम ये सब, देन इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 5,000 पर मंथ. क्रेडिट कार्ड का नीरज का बिल कंपनी ने पे किया, तो मेरा 20,000 का बिल कंपनी ने पे किया, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 20,000 माइनस अगर रिकवरी मुझसे कुछ किया है तो माइनस करना है. नेक्स्ट अब इज क्लब फैसिलिटी. एकदम सिंपल है बेटा. अपना जो ऑफिस का बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे टेबल टेनिस, स्नूकर पूल टेबल, जिम, छोटा सा कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल बना दिया कंपनी ने. और कंपनी ने सारे एम्प्लॉय को बोल दिया कि जिसको भी चाहिए वो वहां पे जाए फ्री टाइम में और फैसिलिटी यूज करे. तो बेटा क्लब फैसिलिटी अगर सारे एम्प्लॉय लोगों को यूनिफॉर्मली दिया है विद इन द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है. तो अगर सारे एम्प्लॉय वो क्लब का फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जो अपने प्रीमाइसेस में, अपने ऑफिस के बिल्डिंग में ही है, तो दैट इज इट फुल्ली एग्जेम्प्ट. अगर बेटा बाहर वाले क्लब से फैसिलिटी अरेंज करके दिया हुआ है, बराबर है. सो अपने ऑफिस के बाजू में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है. अब गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में क्या किया इन लोग ने, मेंबरशिप लिया हुआ है. बेटा दो टाइप का मेंबरशिप होता है. एक, आप 1 करोड़ भरो और लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलेगा. बेटा वो लाइफ टाइम मेंबरशिप एम्प्लॉय के नाम पे नहीं होती है, रिलायंस के नाम पे होती है. तो रिलायंस गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को बोलता है, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को, कि सर हमको 5 मेंबरशिप चाहिए लाइफ टाइम वाला, 1 CR के बदले 5 करोड़ हम लोग आपको दे रहे. तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप का बेनिफिट कोई एम्प्लॉय को नहीं मिलता है. इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. फिर इन लोग बोलते हैं कि सर ये वाले साल में एम्प्लॉय ABCDE आके आपका फैसिलिटी यूज करेंगे फॉर दिस ईयर. अब नेक्स्ट ईयर इसमें से एक एम्प्लॉय ने छोड़ दिया तो इन दैट केस वो एम्प्लॉय जो होगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो बेटा ये जो एम्प्लॉय है इन लोग को क्लब का मेंटेनेंस भरना पड़ता है विच इज से 20,000 पर एनम. ये जो मेंटेनेंस कंपनी ने पे किया 20,000 वाला, दैट विल बी टैक्सेबल. 1 करोड़ का लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस टैक्सेबल नहीं है. जो 20,000 का एनुअल या पीरियोडिकल फीस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, माइनस अगर रिकवरी कुछ हो रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल. सो पहली बात तो ऑफिस में ही जिम है तो कुछ टैक्स नहीं आने वाला है. अगर बाहर वाले क्लब से अरेंजमेंट करके दिया, लाइफ टाइम मेंबरशिप भरा, नॉट टैक्सेबल. जो एनुअल फीस एम्प्लॉयर पे करेगा मेरे बिहाफ पे, दैट विल बी ओनली टैक्सेबल. इज दैट पॉइंट क्लियर? जैसे अज्यूम होता है लैपटॉप और कंप्यूटर ऑलवेज ऑफिशियल यूज है, वैसे ही टेलीफोन, मोबाइल फोन ऑलवेज ऑफिशियल यूज माना जाएगा एंड इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. नॉट टैक्सेबल एट ऑल. बराबर. ओके फाइन. बेटा एक बार आंसर देना. आर यू गाइस देयर विद मी? बिकॉज मेरे को अच्छा पॉइंट पढ़ाने का है. आर यू गाइस देयर विद मी? ओके. नेक्स्ट अप इज बेटा मोटर कार अगर कंपनी ने बेच दिया तो अपन ने पढ़ा है कि वो 20% WDV लेके अपन वैल्यूएशन निकालेंगे. बट अगर कंपनी ने आपको मोटर कार यूज करने को दिया तो कंपनी बोलता है कि नीरज कंपनी की कार है, तू यूज कर और हम लोग तेरे से पैसा नहीं लेंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मोटर कार यूज करने के लिए दिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर ऑफिशियल यूज के लिए कार दिया है तो कभी जिंदगी में टैक्स नहीं आएगा. ऑफिशियल यूज के लिए दिया है तो कभी जिंदगी में टैक्स नहीं आएगा. आर यू गाइस देयर विद मी? तो मेरे को कंपनी ने बोला है कि सर आप है ना क्लाइंट के पास जाते हो मीटिंग के लिए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते हो, आप कभी भी जाओगे कंपनी का कार लेके जाओ. तो बेटा वो कार मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 0. इज दैट मच क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कार है कंपनी ने बोला है कि सर कार आप रखो और आपके घर पे ही रखो, आप और आपके फैमिली मेंबर उसको बिंदास यूज कर सकते हो. सो अगर कंपनी ने मोटर कार मेरे को पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए दिया है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी का ओनर क्या है और कंपनी कार का ओनर कौन है
और कार का एक्सपेंस किसने बेयर किया है, बराबर है। प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज डू रिमेंबर, अभी चैट में मत लिखो चलेगा, बट प्लीज घर पे रिपीट करना, बराबर है। कार एम्प्लॉई को मिल रही है और एम्प्लॉय अपने सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। सो द क्वेश्चन हियर इज, कार का ओनर कौन है बेटा, कार का ओनर एम्प्लॉई है। कार का एक्सपेंस मतलब पेट्रोल इंश्योरेंस ये सब किसने निकाला, एम्प्लॉयर ने निकाला। तो बेटा रट्टा क्या मारोगे इसमें, कार मेरी है, पेट्रोल वो डाल रहा है और मैं कार यूज कर रहा हूं पर्सनल पर्पस के लिए, तो मेरे लिए टैक्सेबल वैल्यू हो गया एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई। यस और नो यार, चैट में मत लिखो, घर पे बोलो चलेगा। वापस से बोल रहा हूं, कार मेरी है, मैं कार अपने घर पे यूज करता हूं, बट जो कार का पेट्रोल इंश्योरेंस का खर्चा है वो कंपनी बेयर कर रही है। तो कंपनी ने अगर खर्चा किया 3 लाख का तो टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख बन जाएगा, 4 लाख तो कंपनी का टैक्सेबल वैल्यू, अपने लिए टैक्सेबल वैल्यू 4 लाख बन जाएगा। बेटा अगर कार एम्प्लॉयर की है और पेट्रोल मैंने डाला, सो कंपनी बोलती है कि सर, कंपनी बोल रही है कि नीरज तेरे पास एक, हमारे पास एक कार है, तू लेके जा घर पे यूज कर, पेट्रोल वेट्रोल तू डाल देना। तो बेटा मेरे लिए बेनिफिट क्या हुआ है, कार जो मुझे मिली है दैट इज माय बेनिफिट। तो कार इज माय बेनिफिट, तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या, गोल्डन रूल, कार मतलब एसेट मिला है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, या तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी इफ एनी। आई रिपीट, कार एम्प्लॉयर की है, पेट्रोल मैंने डाला, मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी व्हाट, 10% और द ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और रेंट पेड। एक रट्टा मत मारो यार, क्या बेनिफिट हो रहा है ढूंढो ना। कार मेरी है, पेट्रोल कंपनी ने डाला, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी पेट्रोल का कॉस्ट। कार कंपनी की है, पेट्रोल मैंने डाला, तो बेनिफिट इस कार मिला, तो कार का केस इज 10% और रेंट पेड। बेटा कार भी कंपनी ने दिया, पेट्रोल भी कंपनी ने डाला, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कार का बेनिफिट हो गया, प्लस जो उन लोग ने पेट्रोल डाला एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर वो भी मेरा बेनिफिट हो गया, दैट विल बी माय टोटल बेनिफिट। और अगर कुछ रिकवरी है तो माइनस हो जाएगा, बराबर है। अगर कार ऑफिशियल यूज है तो कभी टैक्स नहीं आने वाला है, कार पर्सनल यूज है तो बेनिफिट ढूंढो यार। ओनर भी एम्प्लॉई, एक्सपेंस भी सॉरी, ओनर भी नीरज, एक्सट्रीमली सॉरी, ओनर भी नीरज, पेट्रोल भी नीरज ने डाला, नो बेनिफिट। ओनर नीरज है, पेट्रोल कंपनी ने डाला, पेट्रोल जो डाला दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। ओनर कंपनी है, पेट्रोल नीरज ने डाला, तो कार जो मिला वो मेरा बेनिफिट है, तो 10% विल बी द वैल्यू। ओनर भी कंपनी है, पेट्रोल भी कंपनी ने डाला, सो 10% प्लस एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, लास्ट सिचुएशन है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए कार यूज कर रहा है। सो मैं कार बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूं, कार अपने घर पे भी यूज करता हूं। अगेन ओ ई, ओनर कौन है बेटा, एम्प्लॉयर। पेट्रोल भी किसने दिया, एम्प्लॉयर ने। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ओनर एक्सपेंस दोनों एम्प्लॉयर का है। अब कार पार्टली ऑफिशियल है, पार्टली पर्सनल है, कोई भी में प्रूव नहीं कर पाएगा कितना बिजनेस है कितना पर्सनल है, तो कोई थोड़ा हिसाब दिखता है। तो यहां पे अजम्पशन है टैक्सेबल वैल्यू विल बी, कार कौन सी मिली है, कार आपको टाटा सफारी मिली है, टाटा हैरियर मिली है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज मिली है, मतलब मोर देन 1600 सीसी वाली कार मिली है, या होंडा सिटी मिली है लेस देन और इक्वल टू 1600 वाली कार। तो अगर मोर देन 1600 सीसी है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू, अप टू है तो 1800 टैक्सेबल वैल्यू, और ड्राइवर का एक्सपेंस भी कंपनी ने किया तो 900 विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। प्लीज रिमेंबर, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कितना ऑफिस है कितना पर्सनल है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अजम्पशन लिया है, कार भी कंपनी की, पेट्रोल भी कंपनी का, तो वैल्यूएशन इज हायर, 1800, 2400, 900, 18, 24, 9। रिपीट करना घर पे बैठे बैठे, 18, 24, 9। और एक बार रिपीट करेंगे, 18, 24, 9।
बेटा कार एम्प्लॉयर की है, पेट्रोल एम्प्लॉई ने डाला, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन कम हो जाएगा 600, 900, 900। सर वैल्यूएशन कम कैसे हो गया? यहां पे डबल बेनिफिट था, यहां पे सिंगल बेनिफिट है, कार तो मिली बट पेट्रोल मैंने डाला, सो डबल बेनिफिट है, तो 1800, 2400 एंड ड्राइवर का 900। सिर्फ कार मिली पेट्रोल नहीं मिला, तो 600, 900, 900 विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। सर एम्प्लॉई की कार है और एक्सपेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, तो बेटा एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर ने किया वो तो उसको मालूम रहेगा, पेट्रोल 10,000 का डाला है, माइनस ऑफिशियल यूज माइनस रिकवरी। बट सर ऑफिशियल यूज मालूम कैसे बढ़ेगा? बिकॉज ये पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, तो यहां पे बेटा ये चीज माइनस हो जाएगा, 1800, 2400 माइनस 900, अगर ड्राइवर दिया तो माइनस, और फिर अपने को टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। जो चीज यहां पे टैक्सेबल बन रही थी वो चीज यहां पे माइनस होगी, जो चीज यहां पे टैक्सेबल बन रही थी वो चीज यहां पे माइनस होगी। प्लीज रिमेंबर, कार एम्प्लॉयर की पेट्रोल एम्प्लॉयर का पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, डबल बेनिफिट, तो इसलिए वैल्यू हायर है 1800, 2400 एंड 900। कार एम्प्लॉयर की पेट्रोल मेरा पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, सिंगल बेनिफिट है, तो वैल्यू कम हो गया 600, 900, 900। कार मेरी है, पेट्रोल कंपनी ने डाला, तो पेट्रोल का एक्सपेंस तो आपको मालूम रहेगा एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया है, उसमें से माइनस ऑफिशियल यूज करो, बट ऑफिशियल यूज का आपके पास ट्रैकिंग नहीं रहेगा, इसके लिए 1800, 2400 माइनस ड्राइवर का 900 माइनस माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इज दैट मच एब्सोल्युटली क्लियर? अभी कमेंट करना जरूरी है। बेटा थर्ड केस में एक्सपेंसेस कंपनी ने बेयर की है बट कार मेरी है, तो अगर कंपनी ने एक्सपेंस बेयर किया तो एक्सपेंसेस का आपके पास हिसाब तो होएगा ही फॉर श्योर, बट एक्सपेंसेस जो कंपनी ने बेयर किया उसका हिसाब तो आपके पास होएगा, बट उसमें से ऑफिशियल यूज कितना है वो हिसाब नहीं होएगा, इसके लिए ऑफिशियल यूज में आप उतना माइनस कर दोगे, 1800, 2400 अज्यूम करके माइनस कर दोगे। हर एक केस में रिकवरी माइनस होएगा, बट बेटा ये दो केस में रिकवरी माइनस नहीं होएगा, बराबर ये फुल एंड फाइनल वैल्यू है, यहां पे रिकवरी माइनस होने वाला नहीं है। इज दैट मच क्लियर? अच्छा आई होप इतना क्लियर है, बराबर है। मुझे आंसर चाहिए रहेगा तुम लोग से तो ही मजा आएगा। सर अगर कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया है, कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया है, तो बेटा तीन टाइप का घर हो सकता है, एक हो सकता है अनफर्निश्ड, एक हो सकता है फर्निश्ड, और एक हो सकता है होटल अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड घर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो बेटा गवर्नमेंट खुद ही वैल्यूएशन बता देगा। सो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप जब घर मिलेगा तो गवर्नमेंट खुद ही बोल देगा घर का वैल्यू 2000 पर मंथ है, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी अमाउंट ऑफ लाइसेंस फीस, टैक्सेबल वैल्यू विल बी अमाउंट ऑफ लाइसेंस फीस। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया है तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या तो रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। बेटा अपन ने अभी तक स्टैंडर्ड रूल पढ़ा था, ओन्ड है तो 10%, रेंटेड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। बट प्रॉब्लम यह है कि घर में 10% ले लिया ना घर के एक्चुअल कॉस्ट का, तो बेटा एम्प्लॉई टैक्स भरने में पागल हो जाएगा। सो सिंस एम्प्लॉय टैक्स भरने में पागल हो जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लीज सुनना इंपॉर्टेंट है, 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। हर जगह पे अपन ने पढ़ा था सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट है, बट यहां पे 5, 7.5 और 10% ऑफ सैलरी होएगा। अगर आपको घर 40 लाख के ऊपर पॉपुलेशन में मिला है, या तो 15 लाख के ऊपर वाले पॉपुलेशन में मिला है, या अप टू 50, तो अगर मुझे मुंबई में रहने के लिए घर दिया, मतलब 40 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है, तो 10% ऑफ सैलरी विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, बराबर है। अगर ऐसे सिटी टाउन में दिया जिसका पॉपुलेशन 15 से 40 लाख है,
तो 7.5% विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, और अगर अप टू 15 लाख पॉपुलेशन है तो 5% विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट. नाउ ये प्लीज रिमेंबर सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी. अब बेटा अभी तक सैलरी का डेफिनेशन क्या था? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन. वो बेटा सब जगह पे ना एग्जेम्पशन निकाल रहे थे, यहां पे अपन टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं. तो जितना सैलरी का डेफिनेशन बड़ा होएगा गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा. इसके लिए सैलरी का फॉर्मूला बदल गया. बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, all kind of commission, all kind of bonus and all kind of taxable value of allowances. जितना भी बोनस, जितना भी कमीशन, जितना भी अलाउंसेस है, सबका वैल्यू टोटल करो और इसका 5, 7.5 या 10% विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू. और अगर रेंट पे लेके दिया है घर तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. सर अगर होटल, अच्छा फर्नीचर भी दिया तो, घर भी दिया, घर के साथ एसी, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर सब दिया, तो घर का वैल्यू तो जैसे निकालना है वैसे ही निकालोगे. फर्नीचर सेम गोल्डन रूल, ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, रेंटेड है तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, सेम रूल एज इट इज. और होटल में अकोमोडेशन दिया तो बेटा होटल में रहने के साथ साथ फर्नीचर इंक्लूडेड होता है, तो रेंट पेड और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. रेंट पेड और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. हॉट, अगर सुन रहे हो, आर यू गाइस देयर विद मी? घर पे बोलना बस. बेटा मेरा मुंबई में जॉब था, कंपनी बोलती है नीरज दिल्ली जाएगा क्या जॉब के लिए? मैंने बोला सर चले जाऊंगा, बट दिल्ली जाऊंगा तो घर नहीं है मेरे पास. कंपनी बोलती है नीरज दिल्ली में जा और वहां पे घर ढूंढ ले. मैंने बोला सर बट जाने के बाद ढूंढूंगा तो तब तक कहां पे रुक? बोलता है कि नीरज 10 दिन होटल में रुक जा, हम लोग तेरे को पैसा दे देंगे वो 10 दिन का. बराबर है. सो बेटा 10 दिन होटल में रुकने का पैसा कंपनी ने मुझे दिया है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है. कंडीशन क्या है? 15 डेज मैक्सिमम अलाउड है. ट्रांसफर हो रहा है इसके लिए मैं वहां पे गया, और होटल अकोमोडेशन पूरे साल का 15 डेज है. तो पहले दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो 10 दिन के लिए होटल में रुकने का पैसा दिया, फिर बाद में वहां से जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर किया, वहां पे और 10 दिन का पैसा दिया, तो पूरे साल में बेटा 20 डेज हो गया. 20 डेज एंटायरली विल बी टैक्सेबल. इतना पॉइंट समझा है? इतना पॉइंट समझा है? जल्दी, यू हैव टू बी क्विक बेटा, फटाफट आंसर बोलना. सो दैट वाज योर perquisites. So allowances, TC उधर 20 days will be fully taxable, fully taxable, fully taxable. बराबर है. सो सैलरी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी पढ़ा, प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट. अलावेंसेस ही, टीसी उधर, 2CA एनी अदर पढ़ा. परक्यूजिट में गोल्डन रूल है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी, और अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी. सिर्फ घर में ये रूल चेंज हो रहा है और कार में ये रूल चेंज हो रहा है, बाकी मोर और लेस सेम रूल के ऊपर पूरा परक्यूजिट है. बराबर है. डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 मैक्सिमम. प्रोफेशनल टैक्स अपन ने कल पढ़ा था, पेड बाय एम्प्लॉय है तो माइनस होएगा, पेड बाय एम्प्लॉयर है तो पहले ऐड करो फिर लेस होएगा. एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी कल पढ़ा था अपन ने, मैक्सिमम 5,000, और वो फॉर्मूला से विच एवर इज लोअर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा. सो दैट वाज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी एंड उसके प्रोविजंस. उसके सम्स आप आज के आज सॉल्व कर लो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी.